हेलो फ्यूचर जेआरएफ्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं पीयूष लक्ष्कार और आज हम सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के यूनिट 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी सीरीज का एक और लेवल आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारी इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पंप पर था, तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर चेक कर लीजिए। वहां से आपके मेम्ब्रेन डायनेमिक्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आगे की यूनिट्स में बहुत काम आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेल्स का एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है जो एक साथ मिलकर लिपिड्स और प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके पैकेज बनाता है और उसका ट्रांसपोर्ट करता है। इस पूरे कोऑर्डिनेट नेटवर्क को हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोसोम, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आते हैं। यहां तक कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फंक्शनली इसी का हिस्सा है क्योंकि वो इंटरनल वेसिकल्स के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करती रहती है। बात करें सीएसआई ट्रैप की, तो यहां ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा बिल्कुल नहीं होते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहीं से सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है जो हाईली फोल्डेड और कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। आप अपने राइट साइड में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स के बारे में। इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है सिस्टर्नी जो एकदम फ्लैट होता है और वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और मेनली वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स देखने को मिलते हैं। और ट्यूब्यूल्स की बात करें तो वो ब्रांच होते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रीडोमिनेटली वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बनते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की अंदर के बारे में, यानी कि ईआर की ल्यूमेन के बारे में बात करें तो ईआर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं या सिस्टर्नी स्पेस भी इसे कहा जाता है। इसमें एंजाइम्स का एक यूनिक सेट होता है और कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इसके अंदर सबसे ज्यादा हाई होती है। अब बात करते हैं इसमें कि ईआर का जो ल्यूमेन है वो टोपोलॉजिकली सेल्स के एक्सटीरियर के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि इसकी जो मेम्ब्रेन डायरेक्टली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअसली जुड़ी हुई होती है। अब आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक के सबसे क्रूशियल फंक्शन पर, जहां से सीएसआर लगातार क्वेश्चंस पूछता है और वो है को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशंस, जो प्रोटीन सिक्रीशंस के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए या लाइसोसोम्स के लिए बन रहे होते हैं। प्रोटीन्स जो इन सभी में जाने वाले हैं उनकी सिंथेसाइज RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच जो राइबोसोम्स है उन पर होती है। इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ध्यान से सुनिएगा। पहला आता है सिग्नल सीक्वेंस। बन रहे नए पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल्स पर एक हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस होता है जिसे हम सिंगल सीक्वेंस कहते हैं। अब सेकेंड पार्ट आता है इसका सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। साइटोसोल में एक रिबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन होता है जिसे SRP कहते हैं, यानी कि सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल कहते हैं। ये SRP इस जो सिग्नल सीक्वेंस को है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचान करता है और उससे बाइंड हो जाता है और ट्रांसलेशन को टेम्पररी होल्ड कर देता है और रोक देता है। अब बात करते हैं SRP रिसेप्टर्स एंड SEC61 की। ये SRP राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन पर मौजूद SRP रिसेप्टर्स के पास जाता है और उससे बाइंड हो जाता है। उसके तुरंत बाद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में मौजूद एक प्रोटीन चैनल जिसे हम SEC61 ट्रांसलोकॉन कहते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है और वो सीधा ER ल्यूमेन में चला जाता है।
ग्लाइकोलाइसिस के अलावा ईआर ल्यूमेन में प्रोटीन में मॉडिफिकेशंस भी होता है। सबसे पहला होता है सिग्नल क्लीवेज का, जो हाइड्रोफोबिक सिग्नल सीक्वेंस प्रोटीन को ईआर तक लेके आ जाता है। अब उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ईआर तक हम आज लेके आ चुके हैं। अब वहां से इनर फेस पर मौजूद सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम उससे क्लीव कर देता है, और ताकि उसको अलग कर दे, क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस का अभी कोई काम नहीं है, उसका काम सिर्फ ईआर तक लेके आने का था। फिर होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। ईआर ल्यूमेन का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग होता है, जो सिस्टीन रेसिड्यूज के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने में मदद करता है। इस रिएक्शन को प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज कैटालाइज करता है। फिर होता है लास्ट स्टेप में प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन को उसकी सही 3D कॉन्फॉर्मेशन में फोल्ड करने के लिए चैपेरोन्स प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि BIP यानी बाइंडिंग प्रोटीन, जो अनफोल्ड प्रोटीन्स को हाइड्रोफोबिक पैचेस को पहचानता है और उन्हें प्रॉपर्ली फोल्ड करने में असिस्ट भी करता है। जैसे ही प्रोटीन ईआर ल्यूमेन में एंटर करता है, उसमें सबसे पहला मेजर मॉडिफिकेशन होता है, और वो है एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस। अब इस प्रोसेस की बात करें तो इसमें नेसेस प्रोटीन्स पर एक पहले से बना हुआ 14 शुगर का ओलिगोसैकेराइड प्रिकर्सर ऐड किया जाता है। फिर ये शुगर स्पेसिफिकली एस्पार्जिन यानी कि ASN रेसिड्यूज के नाइट्रोजन एटम पर जुड़ता है। इसके लिए कौन से के सीक्वेंस यानी कि ASN XSER यानी कि एस्पार्जिन एक्स पर, मतलब कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है, सिराइन थियोनिन वाले जो मॉलिक्यूल्स का जो सीक्वेंस होता है वहां पर ये टारगेट किया जाता है। फिर ये 14 शुगर प्रिकर्सर कहां बनता है, तो ईआर मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड लिपिड एंकर होता है, जिसे डोलिकोल फॉस्फेटेस कहते हैं। ये शुगर ट्री इसी पर बनता है और होल्ड होता भी है। फिर आता है एंजाइम, और इस शुगर ट्री के डोलिकोल से उठाकर उसे एस्पार्जिन पर ट्रांसफर कर देता है, और उसको इसकी मदद करता है ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज एंजाइम, इसमें इसकी हेल्प करता है। ईआर से सिर्फ प्रॉपर्ली फोल्डेड प्रोटीन ही गोल्गी की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसे हम कार्लेक्सिन साइकिल कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखो, कार्लेक्सिन और कार्ल रेटिकुलिन ईआर के लेक्टिन लाइक चैपेरोन्स होते हैं। अगर प्रोटीन्स के ओलिगोसैकेराइड्स पर सिर्फ एक सिग्नल टर्मिनल ग्लूकोज बचा है, तो ये चैपेरोन्स उसे बाइंड कर जाते हैं, ताकि प्रोटीन्स को फोल्ड करने का टाइम मिल सके। और जब प्रोटीन फोल्ड हो जाता है, तो ग्लूकोऑक्सीडेज 2 उसे आखिरी टर्मिनल ग्लूकोज को हटा देता है, और प्रोटीन रिलीज हो जाता है। अगर प्रोटीन सही फोल्ड हुआ तो वो ईआर से निकल जाता है, लेकिन अगर वो इनकरेक्टली फोल्डेड है तो वो UGGT एंजाइम वापस एक ग्लूकोज ऐड कर देता है, जिससे प्रोटीन वापस कार्लेक्सिन साइकिल में चला जाता है, और जब तक वो प्रॉपर्ली फोल्ड ना हो जाए वो बाहर नहीं आ सकता। फिर आता है ERAD यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसोसिएटेड डिग्रेडेशन। अगर कोई प्रोटीन बार बार फोल्ड होने में फेल हो रहा हो, तो उसे डिस्ट्रॉय करना ही पड़ता है। मिसफोल्ड प्रोटीन को वापस साइटोसोल में रेट्रो ट्रांसलोकेट किया जाता है, जहां पर उस पर यूबिक्विटिन का टैग लगाकर प्रोटियोसोम के थ्रू डिग्रेड कर दिया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी प्रोटीन पर अगर यूबिक्विटिन लग जाता है तो वो डिग्रेड हो ही जाएगा। उसे जब सेल में मिसफोल्डेड प्रोटीन का ढेर लगने लगता है, तो ईआर स्ट्रेस क्रिएट होता है। इस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए UPR यानी कि अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स एक्टिवेट होती है, जिसके तीन मेन ट्रांसमेम्ब्रेन सेंसर्स होते हैं। सबसे पहला है IRE1 पाथवे। IRE1 डाइमराइज होकर एक एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, और वो XBP1 के mRNA को स्प्लाइस करता है, और उस स्प्लाइस्ड XBP1 के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक ER चैपेरोन और ERAD जीन्स को अब रेगुलेट कर देता है। सेकेंड प्रोसेस होती है PERK पाथवे। अब इस PERK सेंसर में यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 अल्फा को फॉस्फोराइलेट करके इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो सेल्स में जो ग्लोबल प्रोटीन ट्रांसलेशन है वो रुक जाता है। इससे जो स्ट्रेस ईआर में नए प्रोटीन्स आने होता है वो बंद हो जाते हैं। फिर थर्ड प्रोसेस होती है ATF6 पाथवे। अब ATF6 जो ईआर से निकलकर गोल्गी में जाता है, जहां उसका साइटोसोलिक डोमेन कट किया जाता है। तो अब ये जो बचा हुआ जो फ्रेगमेंट है वो न्यूक्लियस में जाकर
यूआरपी टारगेट जीन्स के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेजर फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला उसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। एसईआर फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और सेरामाइड्स बनाने की प्राइमरी साइट होती है। ये लिपिड एसईआर मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक स्पेस पर बनते हैं, इसीलिए इन्हें ठीक से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्लीपेज की जरूरत पड़ती है। सेकंड एसईआर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर में हेपेटोसाइट्स में एसईआर बहुत ज्यादा होता है, इससे साइटोक्रोम P450 फैमिली के ऑक्सीजन ट्रांसफरिंग एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक ड्रग्स और टॉक्सिन को हाइड्रोक्सिलेट करके वाटर सोल्यूबल बना देते हैं ताकि बॉडी उन्हें एक्सक्रीट कर सके। और थर्ड काम है कैल्शियम स्टोरेज का। एसईआर कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है ताकि साइटोसोल में कंसंट्रेशन लो रहे, और मसल सेल्स में इनका एक स्पेशलाइज्ड वर्जन होता है जिसे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिलीज करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, ये स्लाइड आपके 4 मार्क्स फिक्स करने वाली है। प्रोटीन्स को स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में भेजने या रोकने के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। बात करते हैं इनको डिटेल में। सबसे पहला है एन टर्मिनल हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस। ये 15 से 13 अमीनो एसिड का लंबा सीक्वेंस प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंपोर्ट करवाता है, और ये जो सीक्वेंस का इंपोर्ट का काम है वो SRP और Sec61 के थ्रू होता है। सेकेंड है KDEL। ये सबसे फेमस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रिटेंशन सिग्नल है। ये सोल्यूबल ER रेसिडेंट प्रोटीन जैसे कि BIP या फिर PDI के C टर्मिनल पर होता है। अगर ये गलती से गोल्गी में चला जाए तो KDEL रिसेप्टर इन्हें पहचान कर COP1 वेसिकल्स के थ्रू वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देता है। थर्ड है KKXX। K स्टैंड्स फॉर लाइसिन्स और X स्टैंड्स फॉर किसी भी तरह का अमीनो एसिड यहां पे हो सकता है। टोटल 22 अमीनो एसिड में से ये भी ER रिटेंशन सिग्नल ही है, और ये ER के मेम्ब्रेन प्रोटीन के C टर्मिनल पर होता है, और ये डायरेक्टली COP1 कोड से बाइंड कर दिया जाता है। फोर्थ है HDEL। ये सिंपली यीस्ट और प्लांट के अंदर KDEL का इक्विवेलेंट सीक्वेंस है और सेम रिट्राइवल का काम ये भी करता है। अब आखिर में बात करते हैं द इनहिबिटर्स एंड टॉक्सिन लिस्ट की। इनको डायरेक्टली इनके मैकेनिज्म और इफेक्ट के साथ याद रखिएगा। सबसे पहला है टुनिकामाइसिन। ये डोलिकॉल पायरोफॉस्फेट ओलिगोसैकेराइड्स की सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन है वो कंप्लीटली रुक जाती है और प्रोटीन मिसफोल्ड होते हैं और यूआरपी इंड्यूस हो जाता है। और लास्ट में क्या होगा, यूबिक्विटिन उससे जुड़ जाएगा प्रोटीन से और वो डिग्रेड कर देगा। सेकेंड है ब्रेफेल्डिन ए। ये ARF और GEF को इनहिबिट करता है, जिससे ARF1 एक्टिव नहीं हो पाता। इससे होता क्या है कि COP1 वेसिकल्स का बनना ब्लॉक हो जाता है। अगर COP1 वेसिकल्स नहीं होगा तो KDL सिग्नल का कोई काम ही नहीं हो पाएगा और वो गोल्गी से ER में वापस से प्रोटीन नहीं ला पाएगा, और गोल्गी वापस ER में कोलैप्स हो जाती है और पूरा का पूरा जो सिक्रेटरी पाथवे है वो रुक जाता है। थर्ड है थेप्सिगार्जिन। ये सेक्रा पंप का स्पेसिफिक इनहिबिटर है और ये SER ल्यूमेन में कैल्शियम वापस जाने से रोकता है, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम स्टोर्स खाली हो जाते हैं और सेल्स में ER का जो स्ट्रेस है वो ट्रिगर हो जाता है। फोर्थ है पुरोमाइसिन। ये अमीनो एसाइल tRNA का स्ट्रक्चरल एनालॉग है और ये राइबोसोम्स के A साइट में एंट्री करता है और चेन को टाइम से पहले ही टर्मिनेट कर देता है, जिससे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बन रहा पॉलीपेप्टाइड बीच में ही ट्रांसलोकॉन से गिर जाता है और प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है। और एस्पिरेंट्स, इसी के साथ हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये डिटेल लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको यूआरपी पाथवे, कार्निग्जिन पाथवे या इनमें से किसी भी इनहिबिटर्स को समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज अपना डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए। मैं पर्सनली वहां पर आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। अगर इस वीडियो से आपकी प्रिपरेशन बेटर हुई है तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो CSI नेट की तैयारी कर रहा हो। और इस सीरीज को पूरा करने के लिए मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अभी आगे आने वाले नए यूनिट्स
की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कीप रिवाइजिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।